हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। हम बात कर रहे थे एटम्स की और उसमें हमने बात करी थी कि एक एटम में कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे। उसमें बोर मॉडल में एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स क्या क्या थी, यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली थी। एक बार फिर से उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जो आपको हमेशा याद रखना है। एनर्जी ऑफ ये शुरू के 6 ऑर्बिट्स की आपको हमेशा याद रखनी है। जो ग्राउंड स्टेट है या जिसको n=1 कहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें एनर्जी होती है -13.6 z² बाई एन स्क्वायर के। तो z² बचेगा -13.6 z² इज द एनर्जी। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसके लिए z हो जाता है 1, एनर्जी बचेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एनर्जी नेगेटिव में है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। नेगेटिव में क्वांटिटी अब धीरे धीरे ऊपर चल रही है और यहाँ आके जीरो हो जा रही है, ऐसा लिखा गया है ना। तो एनर्जी नेगेटिव से जीरो की तरफ बढ़ती है जब आप इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं, जैसे आप ऊपर चलते हैं। तो ये जो कहलाएगा ये हायर एनर्जी स्टेट कहलाएगा। दिस इज हायर एनर्जी स्टेट देन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इससे भी ऊपर ये और हायर, ये हायर देन ये हायर, इस तरीके से चलेगा। तो जब n=1 से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हायर एनर्जी स्टेट की तरफ आप चलते हैं। इन्हीं से रिलेटेड बातें करते हैं एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन के बारे में। एक्साइटेशन किसे कहते हैं, तो जब कोई एक है वो बाहर से कोई एनर्जी लेके, जनरली हम यहाँ जो एनर्जी मानने वाले हैं फोटोन एनर्जी लेंगे, एक फोटोन यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो गया ऐसा मानते हैं। तो फोटोन से एनर्जी लेके अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चला जाता है या अपर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, तो उसका जो ट्रांजिशन है ये एक्साइटेशन कहलाता है। क्लियर है। तो बोर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट में बोला भी था कि अगर एक सोर्स से एनर्जी ली एक इलेक्ट्रॉन ने, एक एटम ने, और फिर वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर एनर्जी लेवल पे चला गया, तो दिस कंडीशन इज एक्साइटेशन, दिस फिनोमेना इज एक्साइटेशन। ठीक है, जो ऊपर वाली स्टेट है, जो अपर एनर्जी स्टेट है, उसे अपन एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं या अपर एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसका डायग्राम बनाए तो मान लीजिए ऐसा कुछ आपके पास सिचुएशन है, ये n=1 हो गया, 2 3 4 ऐसे बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब इनमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है और इस पे एक फोटोन आके गिरता है और ये फोटोन की एनर्जी लेके लेट्स से यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे एक्साइटेशन, ये अपर एनर्जी लेवल पे चला गया है। लेकिन ये कब जा सकता है इस बारे में भी बात करनी पड़ेगी। ये कब जा पाएगा, ये सिर्फ तभी जा पाएगा जब ये जो फोटोन एनर्जी लेके आया है E इक्वल टू एच न्यू, ये इन दोनों एनर्जी लेवल्स की डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर होगा। मतलब आप अगर कहते हैं कि वो E1 से E3 में चला गया, तो E3 माइनस E1, ये जो डेल्टा E है इन दोनों एनर्जी स्टेट के बीच का एनर्जी सेपरेशन जो है, एनर्जी गैप जो है, इस एनर्जी गैप के बराबर अगर ये फोटोन एनर्जी लेके आता है, इफ एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E, तभी वो इलेक्ट्रॉन उस थर्ड ऑर्बिट में जाके बैठेगा, अदरवाइज वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड के बीच का एनर्जी डिफरेंस अगर देखें तो आपने लिखा था -13.6 और उस थर्ड के लिए लिखा था -1.51। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखो तो आता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, इसके लिए आपने लिखा था डेल्टा E3 था आपके पास -1.51, और कहाँ से गया ये, फर्स्ट से जहाँ पे था -13.6। अपन मान लीजिए हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z=1 हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जी आती थी। तो डेल्टा ई यहाँ से आपको जो मिलता है वो मिलता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो अगर ये फोटोन जो यहाँ पे चल रहा है, ये फोटोन अगर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी लेके आएगा, तभी ये जो इलेक्ट्रॉन n=1 में है उसको एब्जॉर्ब करेगा और n=3 तक ट्रांजिशन कर पाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जा पाएगा। तो ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पे कि अगर एक्साइटेशन होना है तो जो फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा वो उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर की एनर्जी का ही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम।
सोचो अगर मान लीजिए ज्यादा एनर्जी लेके आता, लेट्स से 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आता, ठीक है, तो क्या होता, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का जो गैप आता वो यहां से यहां बीच में कहीं पे आता, ठीक है, ये एक ऑर्बिट होता है इन दोनों के बीच में, 3 और 4 के बीच में, जिसमें एनर्जी का गैप आपको मिलता 13 के बराबर। अब ये एक ऑर्बिट ऐसा है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रह पाएगा। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला बोर ने, जो इसका सेकंड पोस्टुलेट दिया। उन्होंने बोला कि जब L इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल रह पाएगा। जब एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में स्टेबल रहेगा। अब यहाँ जो एनर्जी का ऑर्बिट मिल रहा है, ये जो एनर्जी लेवल मिल रहा है बीच में n इक्वल टू 3 और 4 के, वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ एंगुलर मोमेंटम इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई टू पाई, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। तो वहां जब स्टेबल नहीं रहेगा तो तुरंत ही फिर से नीचे अपनी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से ये चला था, उस फोटोन को रिलीज कर देगा, फिर से नीचे आ जाएगा। तो हम कहेंगे, अब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, इस फोटोन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये सीधा सीधा इसको जाने देगा, इस फोटोन को पास हो जाने देगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी की जरूरत है जो कि इक्वल है किसी दो ऑर्बिट के सेपरेशन की, दो ऑर्बिट के एनर्जी गैप की, तभी ये इसको एब्जॉर्ब करने वाला है और फिर ये एक्साइटेशन यहाँ से करने वाला है। क्लियर है बात? अगर कम होगी तब भी ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। When a photon is supplied to an atom, an electron absorbs this photon, then the electron gets excited to a higher energy level only if the photon energy is equal to the difference in the energies of the two energy levels involved in the transition. ठीक है, जल्दी से मैं लिख लेता हूं यहाँ पे जो मैंने बोला अभी। तो ये बात आपके सामने लिखी है, when a photon is supplied to an atom, an electron absorbs this photon, then the electron gets excited to a higher energy level, जो कि यहाँ सारी बातें बता रखी हैं आपको, only if the photon energy is equal to the difference in the energies of the two energy levels involved in the transition. अगर 1 से 3 तक जाना है तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा ई, जो आप E1 और E3 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, विच इज 12.09, अगर ये फोटोन उतनी ही एनर्जी का आया है तभी ये इसको एक्सेप्ट करेगा और ये एक्साइटेशन यहाँ पे हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? चलिए, अब अपने ये भी देख लिया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल पे जा रहा है वैसे उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा एनर्जी थी यहाँ पे 13.6 के करस्पॉन्डिंग। माइनस क्या डिनोट करता है? व्हाट इज दिस एनर्जी इन नेगेटिव? आप लिखते हैं ना, एनर्जी इन फर्स्ट स्टेट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। माइनस का क्या मतलब हुआ? माइनस का मतलब हुआ कि बाउंडेड स्टेट में है। बाउंडेड स्टेट मतलब ये एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा जब तक की एनर्जी नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए आप कहते भी है ना कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते हैं ये एनर्जी का लेवल कम होता जाता है, एनर्जी कम होती जाती है। यहाँ पे आपने बोला थर्ड में माइनस 1.51 थी, और हमने देखा था कि जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाते हैं तो उसकी एनर्जी हो जाती है जीरो। एन इक्वल टू इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी थी? जीरो। जीरो एनर्जी का क्या मतलब हुआ? टोटल एनर्जी का जीरो होना मतलब अब वो इस एटम से बाउंडेड स्टेट में नहीं है, अब वो फ्री टू मूव है। इसको कहते हैं जीरो एनर्जी का हो जाना, और यही कहलाता है आपका आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम। तो आयोनाइजेशन क्या हो गया? अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी स्टेट से एन इक्वल टू इन्फिनिटी तक चला जाता है जहां उसकी टोटल एनर्जी हो जाती है जीरो, तो बोलेंगे कि भैया वो जो इलेक्ट्रॉन है या वो जो एटम है वो आयोनाइज हो चुका है, अब वो इलेक्ट्रॉन इस एटम से फ्री हो चुका है। क्लियर है बात? तो टोटल एनर्जी अपने को जीरो करनी होती है जब भी अपन आयोनाइजेशन की बात करेंगे। तो ये बात भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर हायर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस। ठीक है, so when an electron is moved away from the nucleus to infinite energy level or at n equal to infinity, the energy becomes zero or the electron becomes free. तो लिख सकते हैं when an electron moves to n equal to infinity, its energy becomes zero, or in other words, it's free to move.
इट इज फ्री टू मूव। क्लियर है बात? तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाना मतलब, अगर आपसे बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 1 में है और उसको अब n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाना है, इसको कितनी एनर्जी चाहिएगी? तो सोचो यहाँ पे n इक्वल टू 1 पे एनर्जी थी -13.6 जेड स्क्वायर के बराबर। यहाँ एनर्जी कितनी है? जीरो। कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी? तो उसको +13.6 जेड स्क्वायर अगर एनर्जी दे दी जाए तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी जीरो के बराबर। तो ये जो एनर्जी है जो इसको चाहिए आयोनाइज होने के लिए, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट से अगर वो इनफाइनाइट स्टेट पे जाना चाहता है तो उसको उतनी ही एनर्जी वापस देनी पड़ेगी जितनी अभी उसके पास है, क्योंकि अभी उसके पास नेगेटिव एनर्जी है। उतनी अगर पॉजिटिव एनर्जी दे दी जाए तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी और वो जो इलेक्ट्रॉन है आयोनाइज हो जाएगा। क्लियर है बराबर? पक्का? तो अगर ग्राउंड स्टेट से बात कर रहे हैं तो आपने 1 के करस्पॉन्डिंग लिख दी। किसी और एनर्जी से अगर, किसी और स्टेट से अगर आयोनाइज करना होता तो उसके करस्पॉन्डिंग लिख देते हैं। मान लीजिए n इक्वल टू 3 से आपको n इक्वल टू इनफाइनाइट पे करना है, तो n इक्वल टू 3 पे एनर्जी थी -1.51 जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अगर +1.51 जेड स्क्वायर एनर्जी को और दे देते हैं तो टोटल एनर्जी हो जाएगी जीरो। सो दिस पॉजिटिव 1.51 जेड स्क्वायर एनर्जी इज आयोनाइजेशन एनर्जी corresponding to n इक्वल टू 3। थर्ड एनर्जी स्टेट की करस्पॉन्डिंग ये इसकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब एक्साइटेड की बात कर रहे हैं, एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी लेवल्स को भी अपन नाम दे सकते हैं। ये जो n इक्वल टू 1 है, सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल है, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, या फिर इसे कहते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल। n इक्वल टू 1 आपने लिखा है, दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल। जब n इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो दिस इज सेकंड एनर्जी लेवल और दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्यों बोला इसे? क्योंकि n इक्वल टू 1 से जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो एक्साइट होकर सबसे पहले 2 में ही पहुंच सकता है। ठीक है, n इक्वल टू 1 पे तो कहीं से इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, तो जो 1 से चलेगा वो सबसे पहले कहां जा सकता है? वो 2 में जा सकता है, तो इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 और फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब n इक्वल टू 1। दो बातें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में कई बार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट आपको दे सकता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, ऐसा आपको वहां पे लेके चलना है। ठीक है, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में तो चला गया, पर ये यहाँ पे ना ज्यादा देर रुक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग है नहीं, कि ये ज्यादा स्टेबल रहना चाहता है कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा स्टेबल कब रहेगा? जब ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो जब भी ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मान लीजिए n इक्वल टू 1 से या n1 से n2 में चला गया, लेट्स से ऐसा था कि ये किसी इनिशियल स्टेट से यहाँ पे चला गया, अब इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है, पर ये यहाँ पे ज्यादा देर टिक नहीं पाता। क्यों नहीं टिक पाता? क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर जा चुका है, ये अनस्टेबल हो चुका है, और अनस्टेबल रहना किसी को पसंद नहीं है। तो ये फिर से क्या करता है? एक एनर्जी रिलीज करता है और अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस पहुंच जाता है। तो जितनी देर ये यहाँ रहता है ना, ये टाइम लगभग लगभग होता है 10⁻⁻1 सेकंड, मतलब 0.1 सेकंड के आसपास यहाँ पे रहता है। और इसे कहते हैं लाइफ स्पैन या लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस टाइम पीरियड क्या कहलाता है? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम। अभी इतनी सी देर वहां रहने के बाद फिर से नीचे आता है, तो जब नीचे ग्राउंड स्टेट में पहुंचेगा ये, तो क्या होगा? जब ये यहाँ पहुंचा तो एक फोटोन ये रिलीज करता है, ये एनर्जी डेल्टा ई को रिलीज करता है, फिर से नीचे आ जाता है। रिलीज कैसे करते हैं? हमेशा फोटोन की टर्म में रिलीज करते हैं। तो एक फोटोन यहाँ से रिलीज होगा इक्वल टू एनर्जी डेल्टा ई। ये एक फोटोन यहाँ से वो रिलीज करेगा, तो ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब अगर इसको अपन n1 n2 की टर्म में लिखना चाहें
तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा ई कितना हो जाएगा, हम जानते हैं ई की जो इक्वेशन आती है वो कितनी आती है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। तो अगर ये n2 से n1 में आया है तो मैं एनर्जी में कितना लिख सकता हूँ इसमें चेंजेस, मैं लिखूंगा चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन वन। इतनी एनर्जी का एक फोटोन ये रिलीज करने वाला है, दिस इज डेल्टा ई। सो डेल्टा ई यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन टू स्क्वायर माइनस माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन वन स्क्वायर। कॉमन आ गया यहाँ से 13.6 जेड स्क्वायर, इधर से बचेगा 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। इतनी एनर्जी का एक फोटोन यहाँ से ये रिलीज करेगा। क्लियर है बात? अच्छा ये माइनस ये जो 13.6 जेड स्क्वायर है ये क्या था, ये अभी हमने देखा था कि दिस इज also the ionization energy। 13.6 z square is also the ionization energy, या इसको ionization potential भी कह देते हैं, ionization potential भी कह देते हैं। तो ये हो गया आपका ionization energy, ionization potential। तो मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, this will be equal to ionization potential into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है। ये वो एनर्जी है जो एक फोटोन इसके करस्पॉन्डिंग रिलीज करेगा। अच्छा अगर जो फोटोन बाहर निकला उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू दिस 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ से मुझे लैम्डा लिखना है तो क्या लिखूंगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 13.6 बाई एच सी जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। ये सारे फॉर्मुलाज आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। और हम जानते हैं कि अगर ये एच सी को अपन उसमें लिखें 12400 के टर्म में तो ये एंगस्ट्रम में आंसर आना चाहिए, तो ये आपका आंसर एंगस्ट्रम में मिल जाएगा आपको, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा और एक बात और कि ये 13.6 जेड स्क्वायर क्या था, सॉरी 13.6 बाय एच सी, याद है ये रेडबर्ग कांस्टेंट हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आर इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। ये आपका लैम्डा आ जाएगा। क्लियर कर पा रहे हैं? और इस 1 बाई लैम्डा को एक और नाम दिया जाता है वेव नंबर, इसे बोलते हैं अपन न्यू बार से वेव नंबर। ठीक है, सो ये भी इक्वेशन आपके पास है जो रेडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में लिखी गई है। तो ये सारी इक्वेशंस आपको रिलेट करनी है, आराम से की जा सकती हैं। दिस इज वेव नंबर, 1 बाई लैम्डा इज वेव नंबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? अच्छा अगर लैम्डा को आपको एनर्जी पता है और लैम्डा लिखना है तो वो भी हम जानते ही हैं, कैसे लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और ये कितना होता है 12431 या 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम और एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी बातें भी हम जानते हैं। तो अगर आपको लैम्डा यहाँ से निकालना है, डेल्टा ई पता है तब भी निकाला जा सकता है। क्या हो जाएगा 12431 डिवाइड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपको जो आंसर मिलेगा ये एंगस्ट्रम में मिल जाएगा। तो सारी बातें वही हैं, बस आपको ध्यान का रखना है कि कौन सी एनर्जी स्टेट से या कौन से ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी में चेंज लिखेंगे, और वो एनर्जी का चेंज आप इक्वेट कर लेंगे उस फोटोन की एनर्जी से। वहां से आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो भी चाहिए वो सारी चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितनी एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे आपको दिखती है। एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे होता है, जब मान लीजिए उसका ऑर्बिट नंबर n है या nth स्टेट पे है, और ये nth स्टेट से अब नीचे आना चाहता है, तो ये नीचे कहाँ कहाँ तक आ सकता है? ये नीचे भाई एक स्टेप नीचे आ जाए, या एक से दो स्टेप नीचे आ जाए, 3 स्टेप नीचे आ जाए, ऐसा बहुत सारे इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती हैं। तो अपन इसको देखते हैं कि क्या होना चाहिए। नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस भाई, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट में, लेट्स से ये n इक्वल टू 1 है और ये किसी nth एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, बीच में बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं ऐसी। ओके,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब ये एनर्जी इमिट करना चाहता है, तो एनर्जी कैसे इमिट कर सकता है? मान लीजिए इसको ग्राउंड स्टेट पे आना है, तो ग्राउंड स्टेट पे आने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके पास, अगर उस बारे में बात करें तो ये यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे आ सकता है, एक एक जंप करता हुआ नीचे और ग्राउंड स्टेट तक पहुंच सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है ना कि n से n-1 तक आ गया और फिर एक साथ नीचे आ जाए पूरा यहाँ से यहाँ तक, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरा n से एक साथ यहाँ तक आ जाए, या ये हो सकता है कि दो नीचे आया और फिर उसके बाद यहाँ तक आ जाए, फिर यह ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, या हो सकता है कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ ये दो जंप कर ले, या इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ दो जंप कर ले। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती हैं और रैंडम तरीके से यहाँ पे आ सकता है। तो इस केस में जितने तरीके इसके पास हैं उतने तरीकों के करस्पॉन्डिंग आपको एक वेवलेंथ, एक फोटोन बाहर मिलने वाला है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसने एक फोटोन यहाँ से एमिट किया होगा, वो फोटोन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और वो आप जब किसी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग दिखेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन nth स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है तो उसके पास नंबर ऑफ वेज हैं कि वो यहाँ तक पहुंच सके। तो ऐसे कितने डिफरेंट डिफरेंट फोटोन्स, कितने डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ या स्पेक्ट्रल लाइंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बात करनी है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से n=3 से वो n=1 तक आने वाला है, ठीक है? तो कैसे आ सकता है? वो 3 से 1 डायरेक्ट आ जाए एक ही जंप में, या फिर वो यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आ जाए, ये तरीका हो सकता है। पक्की बात? अच्छा, अगर मान लीजिए n=4 तक होता, वो यहाँ से आना चाहता है, तो कैसे आ सकता था? वो सीधा 4 से 1 पे आ जाता, या फिर वो एक एक करके आता, पहले 4 से 3 आता, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1 आता। या ऐसा हो सकता है कि वो पहले 4 से 2 आता और फिर यहाँ से यहाँ आता, या हो सकता है कि पहले वो यहाँ से आता फिर यहाँ से यहाँ एक साथ आ जाता। ऐसी बहुत सारी तरीकों से आ सकता है। अब देखो इसमें जो जो सेम आ रहे हैं उसको मैं हटा देता हूँ। सेम मतलब जो सेम एनर्जी लेवल के बीच के बन रहे हैं डायग्राम्स, तो जैसे 4 और 3 के बीच में दो बन रहे हैं तो मैं इसमें एक को हटा देता हूँ। ऐसे ही 2 और 1 के बीच में दो बन रहे हैं, इन दोनों को एक हटा देता हूँ। देखिए कितने डिफरेंट आपके पास वेवलेंथ्स मिल रही हैं। एक मिल रहा है 4 से 1 के करस्पॉन्डिंग, एक 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, एक 4 से 2 और एक 3 से 1। ऐसे आपको यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ्स मिल रही हैं। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 के बराबर आपकी यहाँ पे वेवलेंथ्स हो गई। तो ऐसी 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको यहाँ मिल सकती हैं इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है? तो इनके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला बनता है ना, वो फॉर्मूला क्या बनता है? द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन इसे कहते हैं अपन, क्योंकि फोटोन निकल रहा है यहाँ से। नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n×n-1/2 के बराबर, ठीक है? तो वो nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आना चाह रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग इतनी इमिशन यहाँ पे लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। तो आप यहाँ फॉर्मूला में रख के देख सकते हैं। ये आप रखेंगे 4 - 1/2, ये आएगा 2 × 3, आंसर आया 6 के बराबर। और अभी हमने देख भी लिया इस 4 वाला एग्जांपल से कितनी आ रही है, 6 लाइंस आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि कितने डिफरेंट तरीके से वो अपने स्टेट, ग्राउंड स्टेट तक पहुंच सकता है, तो उसमें कितनी अलग अलग टाइप की वेवलेंथ वो वहां से रिलीज करेगा, कितने अलग अलग टाइप के फोटोन्स वो रिलीज करेगा, उसको कहते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है? अच्छा, ऐसे नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो सकती हैं? नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये तो सीधा सा हिसाब है कि भाई कि जब रूम टेम्परेचर पे एक एटम रखा होता है, तो हाइड्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, ओके? अब यहाँ से अगर वो ऊपर जाना चाहते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से ऊपर जा सकते हैं भाई। यहाँ से अगर वो ऐसे जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकता है? ग्राउंड स्टेट से n=1 पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जा सकता है तरीकों से। तो मान लीजिए अपन वही बोलते हैं कि n=1 से उसको n=4 पे जाना है, तो कैसे जा सकता है? पहले वो यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है? यहाँ से यहाँ चला जाए या यहाँ से यहाँ चला जाए, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में जो एब्जॉर्प्शन लाइन बनती है, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइन, वो कितनी बनती है? यहाँ बनती है नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन ये आती है n-1 के बराबर,
ठीक है, तो ये भी कहीं पूछा जाए तो ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये सारी बातें, और अब मेरे को लगता है कि आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी बातें। तो मैं जस्ट एक यहाँ पे आपको बात कहना चाहता हूँ कि ये जो एब्जॉर्प्शन वाली स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ये सारी लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग ही मिलेगी आपको। क्यों? लाइमन वाली कहाँ से रिलेट करती है? हमेशा ग्राउंड स्टेट से, है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन वाली हमेशा ग्राउंड स्टेट से रिलेट करती है, इसलिए लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग ही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जबकि जो एमिशन वाली स्पेक्ट्रल लाइंस थी, इसमें आप देखिए कि ये 4 से 3 वाली भी है, 3 से 2 वाली भी है, 4 से 2 वाली भी है, ऐसे अलग अलग लाइंस यहाँ पे दिखती हैं। तो एमिशन वाली में आपको सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलने वाली हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन में खाली आपको लाइमन सीरीज ही यहाँ पे मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल सीरीज कैसी बनती है। अब हम जानते हैं कि भैया जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा, और वो फोटोन की वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अपने को स्पेक्ट्रल लाइन वहां पे दिखने वाली है। ये बात हमने देख ली। फोटोन की वेवलेंथ कैसे निकालनी है अभी हमने देख लिया कि अगर n2 से n1 पे आता है तो ये जो एनर्जी का गैप आता है वो इस hc/λ के बराबर होना चाहिए, और एनर्जी का डिफरेंस भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो -13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो n2 स्क्वायर माइनस -13.6 z स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। और ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो hc/λ के बराबर होना चाहिए। वहां से जो आपको लैम्डा मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो z हो गया 1। अब ये जो सीरीज यहाँ पे बना रखी है, ये सीरीज इस बात पे डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे की तरफ आ रहा है वो कौन से ऑर्बिट में आ रहा है या कौन से एनर्जी लेवल पे आ रहा है। जैसे जो फर्स्ट सीरीज है लाइमन सीरीज, ऐसी 5 सीरीज के बारे में बात करते हैं, इससे आगे भी होती हैं लेकिन हाइड्रोजन के लिए 5 ही खास हैं। इस बारे में अगर बात करें तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज, ये 5 सीरीज हैं। कैसे इनको नाम दिया गया? तो सीधा सा हिसाब है, पाशन जो पहली है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए बात बोलेंगे कि अगर वो nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ या फोटोन बाहर आता है वो लाइमन सीरीज का होता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि किसी भी एनर्जी स्टेट से अगर वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट पे आके गिरता है तो ये जो लाइंस बनती हैं ये सारी लाइमन सीरीज वाली लाइंस बनेंगी। ठीक है, जैसे n = 2 से आया तो यहाँ से दिखा जाएंगे, 3 से आया तो ये आ जाएगा, 4 से ये आ जाएगा, 5 से, 6 से, कहीं से भी आ रहा है, पर अगर फर्स्ट स्टेट पे आ रहा है तो वो सारी क्या कहलाएंगी? लाइमन सीरीज वाली स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या आप देख पाएंगे? यस, अगर n = 2 से n = 1 पे आ रहा है तो यहाँ से एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए बोला n = 5 से n = 1 पे आया तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस लिख सकते हैं। हर एक के करस्पॉन्डिंग लैम्डा यहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो लाइमन सीरीज कब होगी? जब हायर एनर्जी लेवल से n = 1 पे आएगा तो हम बोलेंगे कि ये लाइमन सीरीज है। क्लियर? अब अगर बोले जाए कि ये जो सीरीज आती है ये कौन सी रीजन में आती है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये हमेशा रहती है। जो आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के करस्पॉन्डिंग दिखने वाली है। ठीक है, यूवी रीजन में ये सारी लाइट्स रहेंगी। अच्छा, आपसे बोला जाए कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सी है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब ये रही फर्स्ट लाइन। कहाँ से आ रही है? 2 से 1 पे आ रही है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब जो 2 से 1 पे आती है उसे फर्स्ट लाइन बोलेंगे लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग। ऐसे अगर चलते हैं बामर सीरीज पे, तो बामर सीरीज क्या होगा? हायर एनर्जी स्टेट से जो n = 2 पे आती हो उसे कहेंगे बामर सीरीज। तो देखिए यहाँ पे n = 2 पे आके जो खत्म हो रही है ये सारी, ये सब कैसी कहलाएंगी? बामर सीरीज के करस्पॉन्डिंग कहलाएंगी। ठीक है, इसमें भी अगर एनर्जी डिफरेंस लिखना है तो मान लीजिए n = 5 से n = 2 पे जा रही है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस लिखेंगे, लैम्डा निकाल सकते हैं। इसमें जो आपको रीजन मिलता है वो विजिबल रीजन के करस्पॉन्डिंग आपको सारे स्पेक्ट्रल्स मिलते हैं। तो ये रीजन ध्यान रखने जरूरी है क्योंकि विजिबल रीजन मतलब आपको यहाँ पे लाइट्स एक्चुअली दिखेंगी बाहर आती हुई, चमकता हुआ दिखेगा ये आपको। ठीक है, तो विजिबल रीजन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लाइट आएंगी। आपको बोला जाए कि बताइए फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज कौन सी है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज मतलब n = 3 से n = 2 के करस्पॉन्डिंग जो लाइन बनती है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज।
ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अब ध्यान देनी चाहिए कैसे कैसे करना है। मुझे बोला कि सेकंड लाइन ऑफ लाइमर, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज कौन सी होगी, तो सेकंड लाइन देख लो जो 4 से 2 पे आती हो। सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन के करस्पॉन्डिंग जो 3 से 1 आती हो। ये चीजें अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे ही थर्ड जो सीरीज है वो है पास्टियन सीरीज। पास्टियन सीरीज मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट से n इक्वल टू 3 पे आके जो खत्म होती है वो कहलाती है पास्टियन सीरीज। क्लियर। और यहाँ जो वेवलेंस बनती हैं वो नियर इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं, नियर इंफ्रारेड रीजन इसमें लाई करती हैं। ऐसे ही जो ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट में कहाँ पे आ जाएंगे फिर ये, एक थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए तो हाई टू n इक्वल टू 4 में जो आएंगी वो ब्रैकेट सीरीज में आ जाएंगी। ये जो आती हैं ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। और ऐसे ही थोड़ा सा और ऊपर से हाई टू n इक्वल टू 5 पे जो लाइट्स आएंगी वो कहलाती हैं आपकी फंड सीरीज। और फंड सीरीज में होती हैं वो डीप इंफ्रारेड रीजन में रहती हैं। क्लियर है यहां तक सारी बातें अच्छे से? चलिए, तो आई गेस आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। फर्स्ट लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन क्या होती है, कौन कौन सी सीरीज बनती हैं, उसके करस्पॉन्डिंग सारी वेवलेंथ आप कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से। पक्का? चलिए, तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज याद रखने हैं नाम से एज इट इज, और इनके करस्पॉन्डिंग आपको कैलकुलेशंस भी करनी है अब आनी चाहिए। लाइमन सीरीज मतलब क्या हो गया, अपर स्टेट से n इक्वल टू 1 पे आने वाली सारी वेवलेंथ्स। तो जैसे आपने यहाँ पे जो बताया था ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे जो आ रही थी, यहाँ पे मुझे बताइए कि कौन कौन सी लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग है। तो जो जो भी यहाँ पे खत्म होती हैं वो सब लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग है। तो ये लाइमन सीरीज हो गया, ये लाइमन सीरीज हो गया, और ये लाइमन सीरीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही लाइमन के बाद आती है बामर। बामर कौन सी हो जाएगी, जो यहाँ के खत्म हो रही है, तो ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। बामर के बाद आती है आपकी पास्टियन, तो पास्टियन को से हो जाएगी जो यहाँ के खत्म होती है, विच इज दिस। तो यहाँ पे 3 ही बनेगी क्योंकि 4 से अपन काउंट कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऊपर से भी आ रही होती है, अगर 4 पे आके खत्म होती तो वो कहलाती ब्रैकेट, और अगर 5 पे आके खत्म होती तो वो कहलाती फंड सीरीज। क्लियर है सारी बातें अच्छे से? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर न्यूक्लियस भी रोटेट करेगा तो इन सारी चीजों पे क्या चेंजेस हो जाएंगे। मतलब अभी तक हमने देखा था, हमने क्या माना था अभी तक कि जो न्यूक्लियस है वो बीच में रखा हुआ है और उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अभी तक हमारा सिस्टम ऐसा था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अंदर क्या देखा गया, अंदर ये देखा गया कि न्यूक्लियस खुद भी रिवॉल्व करता रहता है और इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है, और दोनों एक कॉमन सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जो इनका सेंटर ऑफ मास होता है। तो एक्चुअली अंदर जो सिस्टम बनता है ना वो ऐसा होता है कि ये सेंटर ऑफ मास हो गया इन दोनों का, इसके अबाउट ये न्यूक्लियस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों ही घूमते रहते हैं अबाउट दिस सेंटर, कॉमन सेंटर, ठीक है। तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक डायग्राम बनाऊं तो ये इसका सर्कल बनता है, ठीक है, और ये इसका सर्कल बनता है करस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है। ऐसा इसमें डायग्राम बनता है। तो अगर अपन माने कि ये किसी टाइम पे यहाँ पे है और थोड़ी देर बाद ये घूम के किसी एंगल पे आगे, मान लीजिए यहाँ पे किसी एंगल पे, तो अब न्यूक्लियस आ जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन पे, और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अब इस पोजीशन पे, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से लगातार घूमते रहते हैं। तो न्यूक्लियस इस तरफ आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन उधर घूम के चला जाएगा। ऐसे एक दूसरे के अबाउट ही घूमते हैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास। ऐसा इनका एक्चुअल मोशन होता है, ठीक है। तो अब इसको अपन लिख लेते हैं कि अगर मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में अगर बात करें, इसका मास अगर मान ले अपन कैपिटल एम, और इसके लिए चार्ज अपने को पता ही कितना होता है, Z इंटू ई के बराबर। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के केस में अगर अपन मास मान ले स्मॉल एम, और इसका चार्ज भी अपन जानते हैं होता है ई के बराबर। तो इन सबको अगर मिला के अपन बात करें कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास विथ सेम ओमेगा,
तो अब इस केस में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे इस बारे में बात करते हैं। तो पहली बात, अपन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना चाह रहे हैं, और पोजीशन जो होती है वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। लेट्स से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है R2, और ये डिस्टेंस है R1, और टोटल इनकी जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज R। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो सिस्टम कैसा है? अभी सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे रखा हुआ आपका न्यूक्लियस, मतलब कैपिटल एम, यहाँ पे रखा आपका स्मॉल एम, यहाँ बीच में इनका सेंटर ऑफ मास होगा, ऑब्वियसली भारी वाले की तरफ होगा। ये डिस्टेंस R1 है, दिस डिस्टेंस इज R2, टोटल डिस्टेंस इज R। आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब टू मास सिस्टम होता है तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है। तो जहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब कैपिटल एम से डिस्टेंस लिख रहा हूँ R1, तो यहाँ आता है दूसरा वाला मास इंटू टोटल डिस्टेंस बाई M प्लस एम, है ना। और ऐसे R2 अगर लिखोगे तो लिखोगे कैपिटल M इंटू R डिवाइडेड बाई M प्लस एम। ये आपने सेंटर ऑफ मास के केस में पढ़ा हुआ था। टू मास सिस्टम के केस में हम इस तरीके से डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अपने पोस्टुलेट थे, बोर पोस्टुलेट्स, उन पे वापस चलते हैं। तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कौन बैलेंस करता है? यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा जाता है m ओमेगा स्क्वायर r। तो m ओमेगा स्क्वायर r2, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा स्क्वायर इनटू r2 इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो z इंटू e, तो z स्क्वायर बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई r स्क्वायर। ऐसा आ गया आपके पास है। इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें तो मैं R2 की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, ये हो जाएगा m इंटू R2 आपने भी लिखा कैपिटल M इंटू R डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस m इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Z E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ऐसा सारा हो रखा है यहाँ पे। इस R स्क्वायर को अगर उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो R क्यूब हो जाएगा। और जो MR वाला सिस्टम है आपके पास यहाँ पे, दिस M इंटू R, या MR को नहीं, खाली आप लीजिए M इंटू M डिवाइडेड बाय M प्लस M। ये एक इधर बन गया, इधर हो गया R क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो फैक्टर बनता है mm बाय m प्लस m, इससे इस फैक्टर को कहते हैं म्यू। ठीक है, दिस फैक्टर इज म्यू। ये जो म्यू लिखा हुआ है, दिस म्यू इंटू R क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू Z। Z अगर हाइड्रोजन के केस में अपन 1 लेते हैं तो Z भी हटा दीजिए, बचा आपके पास क्या है यहाँ पे, E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें अपन ने देख ली, एक तो म्यू m बाई m प्लस m। ठीक है, कई बार आपको ये क्वेश्चन में सीधा गिवन होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा अपन ने हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के केस में z इक्वल टू 1 यहाँ पे ले चुके हैं ऑलरेडी। तो एक तो आपके पास रिलेशन आ गया यहाँ से, ये वाला रिलेशन। ठीक है, दूसरा जो पोस्टुलेट था वो किसको रिलेट करता था? वो रिलेट करता था आपको एंगुलर मोमेंटम को। तो एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाता है? L इक्वल टू, वहां से बोला गया था NH/2 पाई, और हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होना चाहिए? I ओमेगा के बराबर, एंगुलर मोमेंटम। अब इसके लिए मुझे पहले I निकालना पड़ेगा। तो I कैसे निकालें? सेंटर ऑफ मास के अबाउट I देखेंगे, इसके अबाउट I देखना है। ठीक है, इसके अबाउट I देख रहे हैं, दो पॉइंट मासेस हैं, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R1 है। पॉइंट मास के लिए I कैसे लिखा जाता है? MR स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। तो हो जाएगा कैपिटल M R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल m R2 स्क्वायर, दिस विल बी द I। तो एक बार अगर I लिखें अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो लिखा जाएगा कैपिटल M R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल m R2 स्क्वायर। या अगर मैं दोनों की वैल्यूज रख दूं तो कैपिटल M R1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? देखिए, स्मॉल m इंटू R बाई M प्लस M, प्लस यहाँ से मिल रहा है M कैपिटल M इंटू R बाई M प्लस M, ये हो जाएगा R2 इसका स्क्वायर। ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपके पास? यहाँ से आ रहा है M स्क्वायर बाई M प्लस M प्लस M कैपिटल M स्क्वायर बाई M प्लस M इंटू R स्क्वायर। ऊपर से आप अगर एक स्मॉल m एक कैपिटल M कॉमन ले लो, तो स्मॉल m कैपिटल M कॉमन ले लिया,
अंदर बचा आपके पास फिर से यहाँ पे m प्लस एम डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे भी यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में चल रहा है, डिवाइड बाय m प्लस एम का होल स्क्वायर, ऐसा आ रहा है इंटू आर स्क्वायर। एक m प्लस एम से m प्लस एम कट गया, बचा m इंटू एम डिवाइडेड बाय m प्लस एम इंटू आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर, इसको मैं वहां पे यूज करता हूँ। तो देखिए क्या इक्वेशन अपने पास बनती है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं म्यू इंटू आर स्क्वायर जो कि आपका आई आ गया इंटू ओमेगा, तो आई ओमेगा इक्वल टू एन एच बाई टू पाई के बराबर। ये आपको रिलेशन यहाँ से मिल गया। इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, यहाँ से अपन ओमेगा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करते हैं, तो आर की टर्म में अपने को फिर से पूरा एक यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, ओमेगा यहाँ से निकाल के इसमें पुट करेंगे, फाइनली जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की जो वैल्यू मिलकर आती है आपको आती है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई म्यू ई स्क्वायर जेड के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो वैल्यू पहले जैसी बन रही है, बस एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आ रही है एम बाई म्यू के बराबर, वो अपन यहाँ लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास बनता है, वो बनता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड मल्टीप्लाइड बाय एम बाई म्यू। ये आपके पास फाइनल आंसर बनता है इन एंगस्ट्रम। आंसर अभी भी आने वाला है आपके पास एंगस्ट्रम में। ठीक है, तो याद कीजिए पहले जो आपने इक्वेशन बनाई थी वो बनाई थी इतनी 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड के बराबर, लेकिन आप अगर न्यूक्लियस को भी रोटेट करता हुआ मानते हैं, रिवॉल्व करता हुआ मानते हैं, तो ये m बाई म्यू एक एक्स्ट्रा टर्म आपके पास आती है, वेयर म्यू इज m बाई m प्लस m के बराबर। ठीक है, द स्मॉल m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं ये कितना है, इसके हिसाब से रिलेशन यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छे से ओके। अब इसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें इसकी, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, बस वही सारी चीजें अब यहाँ से आप फिर से निकाल सकते हैं, म्यू के टर्म्स में आंसर आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यू कितना लिखा जाता था, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर के बराबर, ये लिखते थे। तो यहाँ से अगर इसको लिखोगे तो लिखोगे माइनस जेड ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा लिखेंगे। और अगर आर की ये वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ जो आपने यहाँ कैलकुलेट करी थी, तो u आपको मिलता है फाइनली माइनस जेड स्क्वायर ई फोर इंटू म्यू डिवाइडेड बाय फोर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और अगर ऐसे काइनेटिक एनर्जी लिखी जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। आई आपने अभी कैलकुलेट किया म्यू आर स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ इंटू म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आर ओमेगा देखो तो आर ओमेगा इज नथिंग बट वी, तो ये हो जाएगा हाफ म्यू इंटू वी स्क्वायर, दिस विल बी दी काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो गया, आर ओमेगा इक्वल टू वी के बराबर। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, ये मिल जाएगा। ठीक है, सारी बातें, तो ये कुछ कुछ चेंजेस इसमें हो जाते हैं फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन में। ओमेगा स्क्वायर आपने यहाँ से कैलकुलेट किया ही था, यहाँ से आपने ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी निकाल रखा है, देखिए यहाँ से इसको अगर मैं पुट करता हूँ वहां पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में, तो क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिलेगी वो मिल रही है जेड ई स्क्वायर बाई एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से अगर आर की भी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो मिलता है जेड स्क्वायर ई पावर फोर इंटू म्यू डिवाइडेड बाय एट पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये आपको पोटेंशियल मिली है, ये काइनेटिक मिली है, फिर से ये हाफ का रेशियो यहाँ पे बन रहा है। क्लियर है, तो सिस्टम सारा वही बनता है। अगर आप टोटल एनर्जी यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी आप लिख सकते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इसको ऐड करके लिखेंगे, फिर से आपके पास आंसर बनेगा टोटल एनर्जी का माइनस म्यू ई रेस्ट टू पावर फोर, जेड को अपन वन ले चुके हैं, डिवाइड बाय एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और इसी में आप अगर सारी वैल्यूज पुट कर दें तो जो आपके पास एक्सप्रेशन बनता है टोटल एनर्जी का वो कितना बनता है, तो आपके पास फिर से बन जाएगा टोटल एनर्जी ई फॉर nth ऑर्बिट
इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू m बाई म्यू के बराबर। ठीक है, ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन बनता है। अब ऑब्वियसली एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी। क्लियर? तो ये m बाई म्यू का जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो आपके पास आ रहा है अगर आप न्यूक्लियस को भी रोटेट होता हुआ मान लेते हैं। यहाँ भी m बाई म्यू, रेडियस में भी, और टोटल एनर्जी में भी m बाई म्यू का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आपके पास सामने आता है। क्लियर अच्छे से? ओके, तो आई गेस आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। एटॉमिक मॉडल और एक्साइटेशन क्या होता है, आयनाइजेशन क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे बनती हैं, कौन कौन सी ऐसी सीरीज हैं, किसके करस्पॉन्डिंग वो सीरीज बनी, ये सारी बातें आई गेस आपको अब तक क्लियर हो चुकी हैं। और अगर यहाँ पे न्यूक्लियस का भी मोशन मान लिया जाए तो एक्स्ट्रा फैक्टर जो यहाँ पे m बाई म्यू बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ये भी आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस के मोशन वाला पोर्शन है जेई वालों के लिए है, नीट वाले बच्चे इसको इग्नोर कर सकते हैं। नीट वाले बच्चों के लिए जो सीरीज तक था वहीं तक आप इसमें पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, बात करते हैं एटॉमिक कॉलिजन की और फिर बात करेंगे एक्स रेज की, उसके साथ ही अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।